गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम अपना रीढ़ की हड्डी पाठ कर रहे थे, जिसमें हमने गद्यांश पर आधारित सारे प्रश्न कर लिए। आज हम पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि आपके सब्जेक्टिव है। अब इन क्वेश्चंस कुल आपके 12 से 15 क्वेश्चन होंगे। इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद ज़रूर करने हैं, उन पर हम टिक करते जाएंगे साथ साथ। तो पहला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित स्थान और गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? रीढ़ की हड्डी एकांकी में आलोक में बताइए। और अथवा में भी, मतलब ऐसे में रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन से अगर ये ना आए तो ये आ सकता है, पर दोनों का मतलब एक ही है, यानी आंसर दोनों का एक ही निकलेगा। तो समाज में महिला को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, समाज में महिलाओं को उचित स्थान गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। हम स्वयं भी नारी का सम्मान करें और दूसरों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। हम नारी के अधिकार का आदर करते हुए माँ, बहन तथा अन्य स्त्रियों के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित पालन करें। समाज की पुरुष प्रधान सोच को बदलने हेतु प्रयास कर सकते हैं। दहेज एवं नारी शोषण का विरोध करके उन्हें गरिमा दिला सकते हैं और नारी के प्रति हो रहे अत्याचार का मुखर विद्रोह कर संघर्ष के साथ उनका साथ दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आ सकता है, आपको इसे भी याद करना है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज के कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो रीढ़ की हड्डी कहानी श्री माथुर जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। समाज की सच्ची तस्वीर को वर्णन करते हुए एक सशक्त कहानी है। वास्तव में समाज में आज उमा जैसे स्पष्टवादी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की को परम आवश्यकता है। इस प्रकार से लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले स्वार्थी और दुर्जन लोगों को सही रास्ता दिखा सकती है। इसके विपरीत अगर हम शंकर जैसे लड़कों की बात करें तो समाज के लिए ये कलंक है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को भ्रष्ट कर दूषित कर देते हैं। इसके समाज के साथ राष्ट्र का भी अपमान होता है। तीसरा प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तर्क संगत है? तो गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप का समय की तुलना वर्तमान समय से करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव समय सापेक्ष ही होते हैं। ऐसे में एक हमारा ज़माना था कहकर उस जमाने की श्रेष्ठ साबित करना, वर्तमान को अनुचित कहना, परोक्ष रूप से वर्तमान पीढ़ी को अपमानित करना है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थिति के अनुसार सही होता है। इस प्रकार ऐसी तुलना व्यवहारिक अपरिवर्तित की परिचय होती है। चौथा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उद्देश्य है स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना, कन्या को हीन मानने की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना। दूसरा, लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करना। तीसरा, दो मुंह व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का पर्दाफाश करना। चौथा, स्त्रियों की शिक्षा और उनसे उत्पन्न आत्मविश्वास को, साहस को उभारना। और पांचवा, नारी के प्रति होने वाले अत्याचार को संघर्ष करना। पांचवा प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप ऐसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो कथा वस्तु के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र उमा ही थी। उमा इस एकांकी के केंद्र में है। इस संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एकांकी की प्रमुख घटना उमा के विवाह से ही संबंधित है। उसे देखने लड़के वाले आते हैं, परंतु वह अपनी उच्च शिक्षा एवं लड़के शंकर की चरित्रहीन की बात दृढ़पूर्वक प्रकट कर देती है और अपने सद्गुण, आदर्श एवं स्वादिष्टता के आधार पर उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र सिद्ध होती है। वह इस सचित्र, उच्च शिक्षा प्राप्त और आकर्षित व्यक्ति वाली युवती है। छठा प्रश्न देखते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है? रामस्वरूप चाहते थे कि उनकी बेटी उमा पाउडर वगैरह लगाकर सज धज कर लड़के वालों के सामने दिखावटी सामान की तरह प्रस्तुत हो जाए। उमा को ये सब पसंद नहीं था। वह उमा की पढ़ाई लिखाई भी छिपा रहे थे। रामस्वरूप ये सब गलत कर रहे थे, क्योंकि इस तरह झूठ के आधार पर रिश्ते को बनाना उचित नहीं और इससे लड़की का सारा जीवन बर्बाद होने का डर रहता है। यदि हम समाज में बदलाव या सुधार लाना चाहते हैं तो नारी शिक्षा और स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए। दहेज जैसी बुरी प्रथा का विरोध करना चाहिए। सातवां प्रश्न, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? या आपका अथवा में भी आ सकता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। बट एकांकी रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद से आप किसे ज़्यादा दोषी मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो दोनों क्वेश्चन आए तो आपको यही आंसर लिखना है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति लाभ हानि का विचार कर व्यापार करता है, उसी प्रकार से वह अपने लड़के की शादी किसी अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति की कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी ये सोच थी कि लड़की बिना किसी नाच नखरे के घरेलू काम करने लगेगी और इस प्रकार से वे नारी के सम्मान नहीं देना चाहते थे, अतः वह अपराधी हैं। और रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाने का कारण था अधिक पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसके विवाह में कठिनाई आ रही थी। पुरुष प्रधान समाज नारी की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अतः रामस्वरूप विवश होकर ऐसा कदम उठाते हैं। इस कारण गोपाल प्रसाद की तुलना में उनका अपराध जो है वो हल्का है, पर अपराध उन्होंने भी किया। 8वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी से शीर्षक है उसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो तो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इसी प्रकार नारी का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर नारी को समाज में उसका सही स्थान या आदर नहीं मिलेगा तो समाज की रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर होगी और समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। नारी की उन्नति तथा समाज में उसको उचित स्थान दिए बिना मजबूत नहीं हो सकता और इस प्रकार हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सार्थक शिक्षक है। 9वां प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो शंकर में स्वाभिमान की बहुत सख्त कमी थी। इस बात पर आश्वस्त नहीं था कि उसकी पढ़ाई उसका कोर्स कब पूरा होगा। जब वह लड़की देखने गया तब भी कमर झुकाकर बैठ गया था। देखकर लग रहा था कि आत्मविश्वास उसमें है ही नहीं। वह अपने पिता की हर सही गलत बात में हाँ हाँ करता। उसे अपनी भावी पत्नी के व्यक्तित्व के बारे में जानने में भी कोई रुचि नहीं थी। वह चरित्रहीन है और लड़कियों से छिड़कानी करता पकड़ा भी गया था। 10वां प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही इस एकांकी के मुख्य पुरुष पात्र हैं। रामस्वरूप आधुनिक ख्याल के व उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। उनके द्वारा उमा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना, उसे शिक्षा दिलाना उनके आधुनिक विचारों को दर्शाता है। लेकिन उमा की शादी के लिए गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति को समझते हुए, उमा को शिक्षा को छिपाते हुए और परिस्थिति की समझौता करते हुए इनसे उनका कमज़ोर मानसिकता का बोध होता है। 11वां और आखिरी प्रश्न है, एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। तो गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है, शिक्षा के प्रति दोहरे मापदंड रखते हैं, शादी को भी बिजनेस मानते हैं, पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर दिखाई देते हैं और लड़कियों के ही उच्च शिक्षा के पक्षधर हैं और लड़कियों की उच्च शिक्षा के नहीं। उनके लिए समाज में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे अत्यंत लालची और रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो आपका पाठ है कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।